जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पार्ट बी शुरू करते हैं हम। लेक्चर कौन सा हमारा 96। ओके, अच्छा ये पहला एमसीक्यू है। हमने 1 to 9 करना है एमसीक्यू और 11 और 12। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी वैलिड रीजन फॉर रिकॉर्डिंग अ प्रोविजन? किस सूरत में प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगी? अच्छा, इसका पता तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि प्रोविजन कब रिकॉर्ड होगी वो देख लेना होता है। अच्छा, ये मैंने टिक क्रॉस नहीं किए हुए कि मैंने बी वाला हाईलाइट किया तो आपने समझ लेना ये इसका सही जवाब है। ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है कि इस एडजस्टमेंट को मैंने समझाना है, इसको नहीं समझाना। अच्छा यार, हमारी एक पॉलिसी है एनवायरनमेंट को साफ करने की, पूरा फिक्रा नहीं पढ़ने की जरूरत, लेकिन हमने लीगली ऑब्लाइज नहीं है। तो भाई अगर पॉलिसी है तो फिर तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनेगी, फिर तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनेगी। पॉइंट बी पढ़ें, इसलिए प्रोविजन भी रिकॉर्ड होगी पॉइंट ए में। अ कंपनी इज लीजिंग एन ऑफिस बिल्डिंग फॉर विच इट हैज नो फर्दर यूज। कंपनी एक ऑफिस बिल्डिंग लीज पे ले रही है, इसका फर्दर यूज कोई नहीं है। हाउएवर इट इज टाइड इनटू लीज फॉर अनदर ईयर, लेकिन अगले साल के लिए लीज में फंस चुकी है। मेरे ख्याल से तो ये टाइड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं नॉन कैंसिलेबल लीज का, तो ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फंस चुकी है, टाइड मींस फंस चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। भाई आप पढ़ो कुछ ना कुछ, ऐसे तो ना बैठो किताब खोल लो। नेक्स्ट, अ कंपनी इज क्लोजिंग डाउन अ डिवीजन, बोर्ड हैज प्रिपेयर्ड डिटेल प्लान्स व्हिच हैव बीन कम्युनिकेटेड। बन गई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन? हाँ, क्योंकि कम्युनिकेट हो गया तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। अ कंपनी हैज एक्वायर्ड अ मशीन व्हिच रिक्वायर्स मेजर ओवरऑल एवरी 3 years। ओवरहॉल कराए बगैर बिजनेस बंद कर सकते हैं? मशीन अपनी है ना, अपनी मशीन है, ओवरऑल कराए बगैर बिजनेस बंद कर सकते हैं। तो क्या हम ओवरहॉल के लिए तब लायबल फील करें जब ओवरहॉल करवा लें, या ओवरहॉल ना भी करवाएं तो लायबल फील करें? अगर करवा लें और पैसे ना दें तो लायबल फील करें। याद है IFRS पार्ट बी एग्जांपल 11A 11B। तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ओवरऑल इज रिलायबली एस्टिमेटेड 12 लाख। पहले ओवरऑल की कॉस्ट 12 लाख थी, कंपनी ने एक करवाना है ओवरऑल एवरी 3 years, बताया भी नहीं हम खड़े कहां हैं, बस ये बता रहे हर 3 साल बाद कराया करना है। तो पहली दफा कहते हैं ओवरऑल 12 लाख का हुआ था, पहली दफा ओवरऑल 12 लाख का हुआ था, अब अगली दफा भी 12-13 लाख में हो ही जाएगा, तो कहते हैं इसकी लाइबिलिटी बना लें। तो सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ कि ओवरऑल हो गया है और अभी तक पे नहीं किया, इसलिए कोई लाइबिलिटी नहीं। इसे कहते हैं फ्यूचर रिपेयर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 37। अच्छा, अब हमारी ना ऑप्शन डी टिक करनी थी असल में, वन का जवाब था ऑप्शन डी, इसकी लाइबिलिटी नहीं बनानी। Which of the following are correct in accordance with IS 37? Provision should be made for both constructive and legal obligation. Yes. Discounting may be used when estimating amount of provision. सुबह से क्या कर रहे हैं आज की क्लास में? डिस्काउंटिंग ही तो कर रहे हैं। A restructuring provision must include the retraining and relocating. ना restructuring में retraining और relocating नहीं आती, redundancy cost वगैरह आती है। A restructuring may only be made when a company has a detailed plan and has communicated to the interested parties. अगर communicate हो गया तो provision may be made, provision कर ले, provision कर ले। A provision may be made, yes, provision will be made. Provision may only be made when a company has a plan and communicated. Yes. Provision may only be made when communicated. ऐसा ही है ना, प्रोविजन तभी रिकॉर्ड होनी चाहिए जब कम्युनिकेट हो। तो ये 3-4 ऑप्शन भी टिक था। डिटेल प्लान भी जरूरी है, डिटेल प्लान भी जरूरी है, ये याद रखना। ये स्टैंडर्ड पैरा 70 गालबन था, शायद पैरा 70 जाके देखना। डिटेल प्लान भी जरूरी था, 70 या 72, और मैंने उसमें अंडरलाइन भी करवाया था। डिटेल प्लान भी जरूरी है। उधर बात है, प्लान बनेगा तो कम्युनिकेट होगा ना, प्लान के बगैर कम्युनिकेट कैसे होना? तलाल का ईयर एंड है 30 सितंबर। फॉलोइंग पोटेंशियल लाइबिलिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। कहते हैं मुझे ये लाइबिलिटीज नजर आ रही हैं अपनी किताबों में। कहते हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग, जिनकी लाइबिलिटी बनानी चाहिए।
तो 4 चीजें, 4 में से आपने देख लेना है लाइबिलिटी, 4 में से 2 की बनानी है। साइनिंग ऑफ अ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट इन सितंबर में हमने एक नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट किया है टू सप्लाई द गुड्स इन फॉलोइंग ईयर, कि इंशाल्लाह अगले साल चीजें बेचेंगे। ड्यू टू अ प्राइसिंग एरर अ लॉस विल बी मेड। प्राइसिंग एरर हो गई है, तो प्राइसिंग एरर को अगला बंदा मान भी नहीं रहा, हमारे एंड से कोई प्राइस चीज की तय करने में एरर हो गई। मिसाल के तौर पे होंडा ने गवर्नमेंट से मुआहदा कर लिया कि आपको गाड़ी इंशाल्लाह 23 लाख की बेच दिया करेंगे। प्राइसिंग एरर हो गई है 23 लाख की, सोचा था 33 लाख की बेचनी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में 23 लाख पे साइन हो गया। बाद में हम कहते रहे कॉन्ट्रैक्ट है, हुकूमत ने कहा साइन तुम नहीं किए थे, देख के करने थे। अब हम आके देखा तो गाड़ी 23 लाख की तो बेचेंगे, पड़ेगी बनाने में 25 लाख की। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। आप बता दो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो विच टू ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज अ लायबिलिटी, इसकी लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। ओके अगर कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता फिर तो मजे थे, फिर क्या मसला था? फिर तो हम उसे कहते बिल में एरर है, नहीं खरीदनी चीज हमारे से, ना खरीदो जाओ। अब तो कॉन्ट्रैक्ट करके फंस चुके हैं। कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप वो भी कहते हो रीस्ट्रक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग विच वाज अप्रूव्ड बाय बोर्ड इन अगस्त बट हैज येट नॉट बीन कम्युनिकेटेड। इंप्लीमेंट भी नहीं हुई, कम्युनिकेट भी नहीं हुई। बोलो जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग शुड टीएल रिकॉर्ड अ लायबिलिटी, इसकी लायबिलिटी बनाएंगे? नहीं, कम्युनिकेट नहीं हुई। अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स, IAS 12 का बीच में पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स रिलेटिंग टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी ड्यूरिंग द करंट ईयर। अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स रिलेटिंग टू गेन, इसकी एंट्री लिखो, भूली होगी, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट DTL क्रेडिट। याद आ रहा है? एसेट बड़ा 100 रुपए में से 70 हमारे यूजर्स का और 30 हुकूमत को फिर कभी देंगे, 30 फिर कभी हुकूमत को देंगे। थोड़ी थोड़ी इस तरह की बातें याद आ रही हैं भाई। इट इज अ लायबिलिटी। मैंने माना ये प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये लायबिलिटी तो है ना। तो सवाल है लायबिलिटीज कौन सी रिकॉर्ड करनी है? प्रोविजन का लफ्ज नहीं है ये, प्रोविजन तो नहीं है ये, लायबिलिटी का लफ्ज है, तो ये लायबिलिटी है। तो सवाल जरा आप पूरा पढ़ो। जब एसेट बढ़ता है तो थोड़ी सी खुशी हमारी होती है, बाकी हमने हुकूमत को देने होते हैं। एन अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स रिलेटिंग टू अ गेन, गेन आएगा तो हुकूमत की तरफ लायबल फील करेंगे हम। TL has no intention of selling the property in foreseeable future, अभी बेचने का कोई इरादा नहीं है, कोई मसला नहीं, इसलिए तो हमने डेफर करके पेमेंट रिकॉर्ड की है, इसलिए तो डेफर करके पे करेंगे, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचने का कोई इरादा नहीं तो खैर है। जब कभी बेचेंगे, IAS 12 कहते हैं 100 साल बाद भी बेचेंगे, तो अभी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लो। तो इसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है जी, ये लायबिलिटी है। अब डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये क्रॉस ही होना है। विच टू पे पूछा हुआ था ना। द बैलेंस ऑन द वारंटी प्रोविजन रिलेट टू प्रोडक्ट्स, वो ये वारंटी की तो लायबिलिटी होती है। द बैलेंस ऑन वारंटी प्रोविजन का अकाउंट, प्रोविजन वारंटी प्रोविजन के अकाउंट में बैलेंस आ रहा है, विच रिलेट्स टू प्रोडक्ट्स फॉर विच देयर आर नो क्लेम्स। ये ऐसी प्रोडक्ट्स का क्लेम आ रहा है जो कि क्लेम लोग कर ही नहीं सकते क्योंकि उनकी वारंटीज एक्सपायर हो चुकी हैं 30 सितंबर 14 तक। तो कहता है वारंटी के टी काउंट में कैरी डाउन आ रहा है, मिसाल के तौर पे 50 रुपए का, ये ऐसा कैरी डाउन है जो कस्टमर जाके क्लेम कर ही नहीं सकते क्योंकि उनकी वारंटी एक्सपायर होगी भी है। अब बताओ ये लायबिलिटी नजर आनी चाहिए? दोबारा पढ़ो, वारंटीज एक्सपायर हो चुकी हैं 30 सितंबर को, तो इनके तरफ हम लायबल। सर वारंटी तो आमतौर पे प्रोविजन होती है, जी भाई होती है, लेकिन अब वो आप वारंटी क्लेम ही नहीं कर सकते वो लोग आके, तो फिर किसकी तरफ लायबल फील करें अपने आप को? यार ये पॉइंट 4 जो है ना, ये बड़ा मजे का है। इधर देखो, 31 दिसंबर को आपने डेटर से $2 लेने थे, $2 लेने थे और $160 का।
तो अब बताओ आपने डेटर से कितने पैसे लेने हैं? ₹320। 31 दिसंबर को डेटर से $2 लेने थे आपने, यानी 320 रुपए लेने थे। 31 मार्च को फर्ज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज हुई, उस दिन रेट, एक मैं आपसे कुछ और सवाल भी पूछने लगा हूं, उस दिन डेटर का रेट, उस दिन डॉलर का रेट 170 हो गया, ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है? हमें खुशी होगी गम होगा? खुशी होगी, हमें खुशी होगी। क्या ये अच्छी मूव है या ये एडवर्स मूव है? अच्छी मूव है, क्योंकि डेटर से हमने पैसे लेने हैं, तो ये क्रेडिटर होता तो शायद बुरी मूव होती। क्या ये अच्छी मूव है? अगर डॉलर हमें 2 आने हैं और डॉलर महंगा हो जाए तो ये एडवर्स मूव है या गुड मूव है? गुड मूव है। ओके, अच्छा जी, अब मुझे ये बता दो, मैंने आपको IAS 10 के सवालों में बता दिया था कि 160 की बजाय डॉलर 260 का हो जाए, या डॉलर 170 का हो जाए, या डॉलर 150 का हो जाए, या डॉलर 110 का हो जाए, इट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हाँ, अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दें, मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दें, इट इज ऑल नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो क्योंकि डेटर्स को बैलेंस शीट डेट के रेट पे ट्रांसलेट किया जाता है, ना कि डेट ऑफ ऑथराइजेशन बाय डायरेक्टर वाले रेट पे किया जाता है, तो क्या एडजस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डेटर की चेंज आने से? ओके, अब पढ़ें। RN Limited deals extensively with foreign entities and its financial statements reflect these foreign currency transactions. After SFP date, after statement of financial position date, after balance sheet date and before date of authorization of issue, और डायरेक्टर के साइन करने के बाद, से साइन करने से पहले, बैलेंस शीट डेट के बाद, 31 दिसंबर के बाद और डायरेक्टर के साइन करने से पहले, there were abnormal fluctuations in foreign currency. abnormal यहां काटें, abnormal का मतलब है material. normal fluctuations पता है क्या होती हैं? 160 का डेटर 161 पे चला गया, 160 162 पे चला गया। abnormal होता है 160 230 पे चला गया। there were abnormal fluctuations. abnormal के लफ्ज को ट्रांसलेट करो IAS 10 में, material। एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस हो गई हैं, यानी डेटर अगर करेंसी 160 की है तो वो 160 की बजाय 260 की हो गई है। IL शुड, अब IL क्या करे? एडजस्ट कर दे। भाई एडजस्ट तो हो नहीं सकती, आगे मैं पढ़ना पसंद भी नहीं करूंगा, लेकिन आप कहते हैं तो पढ़ देता हूं। एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, मैंने एडजस्ट नहीं करना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एडजस्ट फॉरेन एक्सचेंज ईयर एंड बैलेंसेस टू रिफ्लेक्ट एबनॉर्मल एडवर्स फ्लक्चुएशंस। एबनॉर्मल है मटेरियल, एबनॉर्मल का मतलब लिखो मटेरियल, और एडवर्स का मतलब लिखो हमें बुरा लग रहा है, यानी करेंसी में लॉस आ रहा है। ये दोनों लफ्ज जरा फोकस करो। एबनॉर्मल का मतलब है मटेरियल, वो कहता है मटेरियल अगर डिफरेंस आ जाए ना, यानी 160 का डॉलर 100 पे आ जाए तो ये मटेरियल डिफरेंस है, और 160 का डॉलर 100 पे आ जाए ये एडवर्स है। एडवर्स क्यों है ये सोचो। 160 का डॉलर 100 पे आ जाए ये अब बात है, और 160 का डॉलर 100 पे आ जाए, 160 से 100 पे आया, ये एडवर्स है। एडवर्स होता है लॉस। अब जरा सुनना, 160 का डॉलर 159 पे आ जाए ये नॉर्मल है, लेकिन एडवर्स है। नॉर्मल है 160 का डॉलर 159 पे आ जाए, ये एक नॉर्मल फ्लक्चुएशन है, लेकिन ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन एडवर्स जरूर है। एडवर्स का क्या मतलब है? लॉस। मैंने नीचे सोल्यूशन में भी अब नॉर्मल और एडवर्स का मतलब लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा सही नहीं है, इसलिए ये मतलब सही है, ये यहां मटेरियल और लॉस बस ये लिख लें। कहता है यार मेरी ये राय है कि तुम अगर डॉलर 160 से 100 पे चला जाए तो बहुत एबनॉर्मली एडवर्स गया है, तो मेरे ख्याल से एडजस्ट कर दो। आप कहो यार नहीं एडजस्ट नहीं करना, तू कोई अपना स्टैंडर्ड बना रहा है, ये अपना स्टैंडर्ड और टेक्निकल लैंग्वेज यूज करके हमें मार रहा है कि मैं कोई ऐसा स्टैंडर्ड बनाना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा गिर जाए डॉलर, तो मेरे ख्याल से तो एडजस्ट कर दो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नो,
नेक्स्ट आगे कहते हैं एडजस्ट, अगला भी मैं काट दूंगा, एडजस्ट तो करना ही नहीं, अब नया स्टैंडर्ड बना रहे हैं अपना। कहते हैं एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट ऑल एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस। ऑल एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस का मतलब पता है क्या? 160 का डॉलर 100 पे चला जाए या 160 का डॉलर 260 पे चला जाए, इसे कहते हैं ऑल फ्लक्चुएशंस। ऑल का मतलब है, ऑल का मतलब यहां है लॉस भी आ सकता है और गेन भी आ सकता है। बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज यूज की उसने। लॉस भी आ सकता है, गेन भी आ सकता है। कहते हैं अगर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन है तो चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, मेरे ख्याल से उसे एडजस्ट कर दो। भाई ये तू पता नहीं कौन सा स्टैंडर्ड बना रहा है, हम डिसाइड कर चुके हैं ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब एडजस्ट के आगे तू जो मर्जी इंग्लिश डाल दे, ये ब्रैकेट काट दे, वो ऐसे ही वो कोई और कॉन्सेप्ट बीच में आ गया। पॉइंट सी, डिस्क्लोज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन नोट एज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ऊपर देखो डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि सवाल ने ना टॉप पे कह दिया एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस है। सवाल ने टॉप पे कह दिया एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन, इसलिए मटेरियल है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट सी टिक होगा। तो घुमाई फिराई कई दफा सवाल में हो सकती है, लेकिन अपने काम की चीज ना ढूंढने वाले को फौरन मिल जाती है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये लफ्ज़ असल ढूंढना था। ओके, पॉइंट 5 आप खुद कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है यार। पॉइंट 7, चलो भाई क्लोज करो, बस काफी है पॉइंट 5 तक। 6, 7 और 8 में ना आपसे कल डिस्कस करता हूँ। 6, 7, 8 करके आइएगा, बल्कि वो देता हूँ, वो देखिएगा इंशाल्लाह, तो कल डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये MCQ नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 97 का बी पार्ट। अच्छा, ये MCQ नंबर 6 है, ये देखना इधर। ये कुछ याद आ रहा है? ये ग्रीन हाईलाइट क्या मतलब है इसका? हमारा साल एंड हो गया, लेकिन डायरेक्टर्स ने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद इस दिन ऑथराइज किए हैं। ये शायद जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना है और ये 31 दिसंबर है। क्लियर? अच्छा जी, अब जरा ये लाइन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग MCQ नंबर इज एन एडजस्टिंग इवेंट? कौन सा एडजस्टिंग इवेंट है? डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड विच, ये फर्ज कर लो ये 2010 है। डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडजस्टिंग इवेंट? फ्रॉड का डिस्कवर होना which shows that financial statements are incorrect। तो मेरे ख्याल से ये फ्रॉड फिर हमारे साल का पकड़ा गया। which shows financial statements are incorrect। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिखो ऑफ ओवर ईयर। बताओ एडजस्ट करेंगे अब? वो याद है कैशियर हमारे साल में कैश लेके भाग गया था, तो ये एडजस्टिंग हो जाएगा। इसको मैं टिक कर देता हूं। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट ऑफ अ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन। यार ये ना निहायत अजीब सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हाँ सही, अच्छा सवाल है, सॉरी मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग अराइजिंग आफ्टर द ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, ये फ्रॉड नहीं ईयर एंड के बाद अराइज हो रहा, जरा फोकस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अराइजिंग आफ्टर द ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट। ईयर एंड के बाद अराइज हो रहे हैं और एडजस्ट करने पड़ेंगे या नहीं? डिस्कवरी ईयर एंड के बाद है। डिस्कवरी ईयर एंड के बाद अराइज हो रही है। द इवेंट्स अराइज आफ्टर ईयर एंड। डिस्कवर ईयर एंड के बाद हो रहे, लेकिन साबित कर रहे हैं हमारे साल की एरर को। तो क्या बन जाएगा? एडजस्टिंग इवेंट। अगला पढ़ो जरा, बी। अराइज आफ्टर ईयर एंड, अनाउंस आफ्टर ईयर एंड। आप बता दो, अगर मैं रीस्ट्रक्चरिंग साल के बाद अनाउंस करूं तो साल के एंड पे तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरी, तो ये क्या बन जाएगा? नॉन एडजस्टिंग। इसे टेक करने की जरूरत नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अराइज आफ्टर ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट? डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर प्लांट बाय फायर
अराइज आफ्टर ईयर एंड। इधर क्या था? डिस्कवर आफ्टर ईयर एंड। हमारे साल हो चुका था इसलिए एडजस्टिंग है। इधर क्या है? डिस्ट्रक्ट ही हमारे साल के बाद हुआ है। कैसे पता चला? अराइज ऑफ, अगर ये लिखा होता डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बिफोर बैलेंस शीट डेट तो फिर एडजस्टिंग होना था। थोड़ी सी एमसीक्यूज में ना इसने फॉरेन ऑथर से इंग्लिश उठाई है। अच्छा यार, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अ मेजर लोन, इसको जो है ना पेंडिंग पे डाल दें आप, ये भी समझ नहीं आएगा, ये मैंने अभी समझाना है, कुछ टॉपिक्स हैं इसको भी पेंडिंग पे डाल दें। ओके, अगले सवाल की इंग्लिश जरा ज्यादा अच्छी है। Which two of the following events which occur after the reporting date? Which occur after the reporting date, but before the financial statements are authorized for issue, are classified as adjusting events? Clear? अच्छा, इसमें पहला वाला ना मैं आपको खुद समझाऊंगा। इधर देखें, इस दिन गवर्नमेंट ने फरवरी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े गौर से समझना है। फरवरी में गवर्नमेंट ने इस साल का रेट टैक्स का बदल दिया, रिट्रोस्पेक्टिव, यानी फरवरी में गवर्नमेंट ने इस साल का टैक्स का रेट बदल दिया। बताओ, यही तो मसला होता है यार, जनरल रूल क्यों भूल जाते हो? 31 दिसंबर की रात को कुछ हुकूमत ने इंडिकेशन ही नहीं दी हुई थी। 31 दिसंबर की रात को हुकूमत ने कोई इंडिकेशन ही नहीं दी हुई थी। बताओ अब तो क्या बनेगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन बहुत मेजर फैक्टर डिस्क्लोज कर देंगे हम यूजर्स को कि यार करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स हमने पुराने रेट्स पे निकाले हैं और सही रेट्स पे। पता नहीं अब ये बच्चों के दिल में आती है ये बात कि एडजस्टिंग है, और मेजॉरिटी बच्चा यही कहता है एडजस्टिंग है। फरवरी में इमरान खान ने कहा कि दिसंबर में कोई हिंट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई खबर नहीं थी, कोई ड्रावा नहीं था, कोई प्लान नहीं था। दिसंबर में कोई अखबारों में खबर नहीं घूम रही थी। फरवरी में आके इमरान खान ने कहा यार टैक्स देना है 2010 का, सारे लोगों ने ना नए रेट पे देना है। तो स्टैंडर्ड कहता है इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। असल में आप लोग पता है क्यों इतना सोच रहे हो? आप कह रहे हो कि यार वो इतना बड़ा करंट टैक्स ही गलत निकल आएगा, है पुराने रेट पे निकलेगा, यूजर को डिस्क्लोज कर दें। तो ये एक एडजस्टमेंट है जो अगर आप प्योरली IAS 10 के रूल लगाओ ना तो समझ आती है, अपनी अकल लगाओ तो शायद समझ नहीं आती। प्योरली IAS 10 के रूल लगाओ। अगर 31 दिसंबर को हुकूमत कह रही थी कि मैं कुछ करने वाली हूं, वो और बात है, अगर वो सवाल में लिखा हो वो ठीक है। वरना अगर फरवरी में हुकूमत कह दे कि पिछले साल का रेट मैंने बदल दिया तो इसको जो है वो नॉन एडजस्टिंग लेंगे। Which two of the following events which occur after the reporting date? ये इवेंट्स अकर हुए हैं बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन डायरेक्टर के साइन होने से पहले पहले। चेंज इन टैक्स रेट अनाउंस्ड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट अफेक्टिंग द करंट टैक्स लायबिलिटी। वो परेशान करने के लिए हमें लिखा है, लेकिन हमारी टैक्स लायबिलिटी की हिलेगी इससे। नहीं भाई, हम तो नहीं हिलाएंगे, हम तो उसी रेट पे यूज करेंगे जो 31 दिसंबर को हमें पता था। तो इसको डिस्क्लोज कर दें अगर आपने करना है। ये नॉन एडजस्टिंग है तो इसको टिक नहीं करना। हमारे साल के बाद टैक्स रेट चेंज हुआ तो नॉन एडजस्टिंग है, अनलेस कि हमारे साल के एंड पे कोई डिस्कशंस चल रही थी हुकूमत की और हमें पता भी थी। पॉइंट बी, डिस्कवरी ऑफ अ फ्रॉड विच हैड अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। डिस्कवरी इधर हुई है लेकिन अकर हमारे साल हो चुका था, क्या होगा? एडजस्टिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट सोल्ड बिफोर ईयर एंड। प्लांट हमारे साल सेल हो चुका था, उसकी प्राइस हमारे साल के बाद डिटरमिन हुई है सिर्फ। ये तो वाज़े तौर पे एडजस्टिंग की मिसालों में मैंने कराया था। IAS 1037 में एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, जहां IAS 10 किताब पे पहले सफे पे शुरू हो रहा है ना, वहां एडजस्टिंग की एग्जांपल्स में इसकी मिसाल लिखी हुई थी कि प्लांट हमारे साल से पहले खरीद लिया या हमारे साल से पहले बेच दिया, लेकिन उसकी प्राइस हमारे साल के बाद तय हुई, तो वो एडजस्टिंग इवेंट। बट 2 टिक हो गए, अब चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। चलें पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बाय फायर, ओवर इन ओवर ईयर नहीं लिखा हुआ, तो ऊपर लिखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बाय फायर। विच टू ऑफ द फॉलोइंग अकर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो रिपोर्टिंग डेट के बाद फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हुई है, तो 4-5 जनवरी को फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हुई है, इसलिए नॉन एडजस्टिंग।
अच्छा यार, पॉइंट 8 से पहले पॉइंट 9 में आओ। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजे का ये इसने सिनेरियो एक बनाया है। कैनन लिमिटेड इज बीइंग सूड बाय अ कस्टमर फॉर 2 मिलियन। अच्छा यार बताओ, मांगने वाले ने क्लेम कितना किया? 2 मिलियन का। फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ कैंसल्ड ऑर्डर, CL has obtained legal opinion that there is 20% chance that CL will lose the case. कहते हैं 20% चांस है कि हम केस हार जाएंगे। बताओ भाई, ये प्रोबेबल है या पॉसिबल है? क्योंकि ये 5 to 50% की रेंज में है। अब आगे नहीं पढ़ना, बता दो अगर ये पॉसिबल है तो इसकी प्रोविजन बनेगी या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज होगी? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज होगी। ये ना आगे पढ़ने से पहले मैंने डिसाइड कर लिया है, अब अकाउंटेंट एक बोंगी मारने लगा है। Accordingly, CL has provided provided का मतलब समझना है made provision। made, ये पाकिस्तान में लफ्ज यूज नहीं होता, फॉरेन ऑथर लफ्ज यूज करते हैं provided का मतलब होता है made provision। Accordingly, CL has provided 4 लाख in respect of claim। ओ यार जालिम, ये 20% अमाउंट वाला नहीं था, ये परसेंटेज अमाउंट पे लगने वाली नहीं थी। लॉयर ये नहीं कह रहा था। पता है लॉयर कब कहता तो ये होता? अगर लॉयर कहता कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी हाई चांस दैट वी विल लूज द केस, एंड इन केस इफ वी लूज द केस वी विल हैव टू पे 20% ऑफ अमाउंट क्लेम्ड, फिर ये 20% अमाउंट पे लगता। ये अमाउंट पे लगने वाली परसेंटेज ही नहीं है, पागल बना रहे हैं हमें। ये अमाउंट पे लगने वाली परसेंटेज ही नहीं है। कैसे? इसके ऊपर मैंने बड़ी तफसीली बात की थी आपसे। मैंने कहा था जरा फिक्रे को पढ़ के देखा करो, ये केस हारने जीतने वाली परसेंटेज है या अमाउंट पे लगने वाली परसेंटेज है। जरा लेमैन की तरह फिक्रा पढ़ो। CL अगर आपने CA नहीं भी कर रहे, किसी डॉक्टर साहब को फिक्रा पढ़ें आप कि CL has obtained legal opinion that there is a low chance that we will lose the case। तो ये केस हारने जीतने वाली परसेंटेज है, ना कि रिलायबल एस्टीमेट वाली परसेंटेज। तो ये अमाउंट पे तो लग ही नहीं सकती, तो पागल ने अमाउंट पे लगा के लाइबिलिटी बना दी है। Accordingly, CL has provided 4 लाख in respect of that claim। CL कह रहा है कि मेरे ख्याल से ये 4 लाख की लाइबिलिटी बनती है। ओके, तो ये तो बिल्कुल तुम्हारी बात गलत है कि 4 लाख की लाइबिलिटी बनती है, इसका तो हमारी बात से कोई ताल्लुक ही नहीं। Unrecoverable legal cost of defending the action are estimated at 1 lakh। These have not been provided for as the case will not go to court until next year। The unrecoverable cost of defending the action are estimated at 1 lakh। What is the amount of provision that should have been made by CL? That should have been made, जो होनी चाहिए। अब वो ये नहीं कह रहा कि आप रेक्टिफाइंग एंट्रीज करने बैठ जाओ, कहते हैं बस मुझे बताओ कितनी की प्रोविजन होनी चाहिए। मुझे बताओ जी, इसकी तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन जाएगी, ये 2 मिलियन का जो क्लेम है इसकी तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी में हम एस्टीमेट ही दे सकते हैं फाइनेंशियल इफेक्ट का, कि हमारा अंदाजा कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे। और जहां तक ताल्लुक है 1 लाख का, तो यार 1 लाख लॉयर को देने हैं, और लॉयर को जो देने हैं वो अनरिकवरेबल हैं। वो यानी कि फिर हम किसी से रिकवर नहीं कर सकते, यानी केस हार गए तो जिस कहीं कहीं जा नहीं सकेंगे, ये अनरिकवरेबल हैं। जीत भी गए तो कहीं जा नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको पता है लॉयर की फी एक संग कॉस्ट होती है। केस हारे या जीते हैं वो देनी पड़ती है। बंदा मर भी जाए तो डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं ऑपरेशन के, ठीक है। इसी तरह केस हार भी जाए तो लॉयर को पैसे देने पड़ते हैं। तो ये फीस अनरिकवरेबल है, लेकिन ये अभी एस्टीमेट है लाख रुपए का कि पे करनी पड़ेगी। हमने इसलिए लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की कि हम अगले साल भी कोर्ट जाने का चांस नहीं है, इंशाल्लाह उससे अगले साल चले जाएंगे। तो भाई लॉयर को तो देने पड़ेंगे ना, क्योंकि कोर्ट तो जाना ही जाना है, बंदे से जान छुड़ानी पड़ेगी, कोर्ट तो जाना ही जाना है। तो अनरिकवरेबल का मतलब है अब ये हमारे डज पढ़नी है, पढ़ी नहीं है अभी, लेकिन पढ़नी है, और हम मस्ट हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमने इस केस के अंदर फटा ले लिया और वो हमारे खिलाफ केस कर चुके हैं। अब लॉयर कराना ही कराना है। अब बिजनेस बंद भी करोगे तो इस लॉयर को पैसे देके इस केस से जान छुड़वानी पड़ेगी। बिजनेस बंद भी करोगे तो इस लॉयर को पैसे देके इस केस से कम जान छुड़वानी पड़ेगी। तो अनरिकवरेबल है और ये देने ही पड़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये साल 2-3 बाद देने हैं तो इनकी भी उसी तरह प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल उसी तरह प्रेजेंट वैल्यू निकालो, अनबाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करो, और लाख रुपए को भी 80,000 पे रिकॉर्ड कर लो, फिर 80,000 को बढ़ाते बढ़ाते लाख रुपए पे ले जाओ 1-2 साल बाद। लेकिन फिलहाल
डिस्काउंट रेट गिवन नहीं है तो ₹1,00,000 पे लाइबिलिटी नजर आनी चाहिए। ओके, अगली चीज जी, पॉइंट 8, इन रिव्यू ऑफ इट्स प्रोविजंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15, एंटिटी असिस्टेंट अकाउंटेंट हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसने कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स शेयर किए आपके साथ। विच ऑफ द सजेस्टेड ट्रीटमेंट इज परमिटेड अंडर IFRS? बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस 2 लाख प्रोविजन रिकॉर्ड करने को कहते हैं, मेरा दिल चाह रहा है 2 लाख प्रोविजन बनाने को दिल चाह रहा है फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटीज राइजिंग आफ्टर द ईयर एंड। कहते हैं लाइबिलिटीज कभी देखी नहीं मैंने अनफोर्सीन, लेकिन मेरा तजर्बा कोई ना कोई डस पड़ ही जाती है। देहायती बोंगा अकाउंटेंट है, बोंगा अकाउंटेंट है, कहते हैं पता नहीं अगले साल क्या क्या देना पड़ जाए, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी, मेरा दिल चाह रहा है अनफोर्सीन। कहते हैं वो चीजें जो मुझे पास्ट इवेंट ही कोई नहीं, तो लाइबिलिटी कैसे रिकॉर्ड होगी? प्रोविजन के लिए 3 शरायत है प्रोविजन बनाने की। पास्ट इवेंट कोई है ही नहीं। कहते हैं अगले साल कोई ना कोई इंशाल्लाह डस तो पड़नी है, तुझे पता है हमारा बिजनेस है, कुछ ना कुछ तो होगा, आप बिजनेस क्लोज कर दो, अवॉइड कर सकते हो आप ये लाइबिलिटी। अनफोर्सीन का मतलब है किसी ने नहीं देखी जो। और इससे पूछा किस वजह से, कहते हैं कुछ ना कुछ तो मैं फ्यूचर में करूंगा, कुछ ना कुछ तो मैं फ्यूचर में गड़बड़ करूंगा, तो तू बिजनेस बंद कर दे यार, पास्ट इवेंट कोई है ही नहीं, नो पास्ट इवेंट नो लाइबिलिटी, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बोंगी है। तो देखो ऐसी चीजें एक्सपेक्ट किया करो जब MCQs आ जाया करें कि अजीब सी कोई लाइन लिखी होगी जो हमने क्लास में पढ़ी भी नहीं होगी। ये पार्शियल रिवर्सल ऑफ accumulation on an item of plant because the estimate of its remaining life has been increased by 3 years. यार एक वैसे ही बात कर रहा हूं, एक एसेट है, आपने एक एसेट है, आपने 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, आपने 100 रुपए का खरीदा, आपने 50 डेप्रिशिएट कर दिया, 50 डेप्रिशिएट कर दिया, क्या फुली डेप्रिशिएट हो गया 2 सालों में। बिल फर्ज ऐसा समझो कि यहां पे खड़े होके हमने कहा यार ये तो माशाल्लाह 5 साल और चलेगा। अब इंट्रो के टीचर ने कहा था कि आप फिर इस तरह डेप्रिशिएट कर दें, पिछले सालों के डेप्रिशिएशन को ना छेड़ें। याद आ रहे FR1, अगर रिमेनिंग लाइफ बदल जाती थी तो फ्यूचर ईयर्स पे उसका इफेक्ट डालते थे या पिछले सालों पे भी, या ये स्टेट में बड़ी डिटेल से मैंने पढ़ना है। तो आपने एसेट खरीदा था 2 साल के लिए, आपने सोचा था -50 डेप्रिशिएट कर दूंगा, लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये हुआ कि 1 जनवरी दूसरे साल आपका अंदाजा हो गया यार एसेट की तो उम्र बड़ी कम रह गई है, अब आप क्या करें, बढ़ गई है, सॉरी उम्र बढ़ गई, अब आप क्या करें, अब आप पिछले सालों को ना छेड़ें, अब आप फ्यूचर ईयर्स में जो है वो डेप्रिसिएशन कम कर दें, लेकिन पिछले सालों को नहीं छेड़ना। कहते हैं रिवर्सल ऑफ अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, मैंने पिछले सालों को छेड़ना है, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, रिवर्सल ऑफ अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में पढ़ो एज अ क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में खुशी रिकॉर्ड करनी है। रिवर्सल ऑफ अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एन आइटम बिकॉज द लाइफ हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 3 इयर्स, मैंने तो 5 साल बढ़ाई है ना, कहते हैं मेरे एसेट की लाइफ बढ़ गई है तो मेरा दिल चाह रहा है पिछले सालों की डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दूं। देखो इधर, ये भी एक अकाउंटिंग है कि पिछले साल की डेप्रिसिएशन 50 से कम कर दें क्योंकि लाइफ बढ़ गई है, अब आगे पिछले सालों की डेप्रिसिएशन रिवर्स नहीं करनी। यार ये IAS 8 है, ये IAS 8 के बाद पढ़ना, IAS 8 इंशाल्लाह हमने पढ़ना है। वैसे तो FR1 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था वो, और पॉइंट 3 हम टिक करेंगे क्योंकि आपको पता है पॉइंट 3 की एंट्री मैंने सोल्यूशन में लिखी हुई है, एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, DTL क्रेडिट। होमवर्क देख लीजिएगा जो करना है, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये MCQ 12 में ना एक रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में एक लाइन आ रही थी, लीज टर्मिनेशन कॉस्ट। ये मेरे ख्याल से हुआ ये है कि हमने रीस्ट्रक्चरिंग की है और हमने जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग में कुछ एम्प्लॉयज को भी निकाल दिया है और अपना एक यूनिट भी क्लोज कर दिया है। ये तो आपको पता है ना, रिडंडेंसी कॉस्ट पार्ट बनती है, रीलोकेशन और रीट्रेनिंग पार्ट नहीं बनती। तो लीज टर्मिनेशन कॉस्ट प्रोबेबली ये होगी कि हमने उस यूनिट के लिए कोई एसेट लीज पे लिए होंगे,
अब हो सकता है कि लीज जो है वो 4-5 साल हमने चलानी हो, लेकिन उसमें शायद कैंसलेशन की क्लॉज भी हो कि लीज अगर आप कैंसिल कर दें तो इतना जुर्माना दे देंगे। तो ये हमने उसकी लाइबिलिटी बनाई है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ क्लोजर आर एज फॉलोज। याद रखिएगा ये खर्चे अगले साल होने होते हैं। सफे पे लिखा हुआ है ऑन 15 दिसंबर डायरेक्टर पब्लिकली अनाउंस द डिसीजन। और हमारा ईयर एंड क्या था? अल्फा है द ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर और 15 दिसंबर 2014 हमारे साल के अंदर ही अनाउंस हो गया है कि हम क्लोज कर देंगे डिवीजन को। सम ऑफ द एम्प्लॉइज करंटली वर्किंग विल बी ट्रांसफर टू ऑपरेटिंग यूनिट्स विद इन अल्फा। कुछ को ट्रांसफर कर देंगे। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ क्लोजर आर एज फॉलोज। तो ये खर्चे होने हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ क्लोजर आर एज फॉलोज। तो रिडंडेंसी कॉस्ट आ गई, रिलोकेशन उसको क्रॉस कर दिया। टर्मिनेशन कॉस्ट प्रोबेबली पेनल्टी होगी जो आपने लीज कैंसिल कराने के ऊपर देनी है, और ये एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट टाइप बनेगा। तो याद रखिएगा रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंस चुके हैं और फैक्ट्री का वो वाला हिस्सा बंद करना चाह रहे हैं, तो फिर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस बन के प्रोविजन का पार्ट बन जाएगा। तो इट इज एंट्री अब हो जाएगी 800 और 200 की, 1000 रुपए की एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट। तो ये एक छोटा सा एमसीक्यू बस हमने डिस्कस किया। एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ आ जाएं। अच्छा जी सवाल कहते हैं जी, ऑन 1 अक्टूबर 2013 एक्स लिमिटेड कमेंस ड्रिलिंग ऑफ ऑयल इन एन अंडर सी ऑयल फील्ड। अभी इधर देखें तो 1 अक्टूबर 13 को हमने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कॉजेज डैमेज टू द सी बेड। जो हम ऑयल निकालते हैं उससे सी बेड डैमेज हो जाता है, जिसकी रिस्टोरेटिव कॉस्ट इग्नोरिंग डिस्काउंट ये ऑफ ₹10,000 पर मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्टेड। तो कहते हैं इसमें आप डिस्काउंट को इग्नोर कर दें, और प्लांट डिसमेंटल करने की अभी बात नहीं हो रही। द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कॉजेज डैमेज टू सी बेड। प्लांट डिंस्टॉल करना अलग चीज है, और प्लांट इंस्टॉल करके ये प्लांट है, प्लांट इंस्टॉल करके ऑयल निकालना, ऑयल निकालने की वजह से दाएं बाएं का सी बेड खराब करना, ये अलग खर्चा है। तो मैंने आपको बताया था आमतौर पे 2 खर्चे होते हैं। पहला खर्चा क्या होता है? पहला खर्चा होता है हमने दाएं बाएं जो ऑयल की वजह से गंद फैलाया है उसे साफ करना, और दूसरा खर्चा क्या होता है? दूसरा खर्चा होता है मशीन को निकाल के सी बेड को सही करना, और पहला खर्चा होता है दाएं बाएं जो आपने कचरा फैलाया उसे साफ करना। देग की मिसाल दी थी, देग निकालनी पड़ेगी और दाएं बाएं जो खाने वाले डब्बे हैं वो निकालने पड़ेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कॉजेज डैमेज टू सी बेड which has a restorative cost of 10,000 per million बैरल। 1 मिलियन बैरल अगर ऑयल निकाला तो 10,000 रुपए का खर्चा उस गंदगी को साफ करने का आएगा। एक्स लिमिटेड एक्सट्रैक्टेड 250 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल इन द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2014। 30 सितंबर 14 के साल में हमने इतने बैरल ऑयल निकाल लिया है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए अपने आप को लायबल फील करेंगे कि हमने जितना ऑयल निकाल लिया है 250 मिलियन बैरल, और 1 मिलियन बैरल के ऊपर 10,000 का खर्चा आएगा। तो यार ये 250 मिलियन बैरल है ना, तो 250 को सिंपल आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। सोचो जरा, बट 250 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 250 मिलियन बैरल एक यूनिट है, समझ लो। 250 मिलियन बैरल में 1 मिलियन बैरल एक यूनिट है। तो 1 मिलियन बैरल को आप 1 टन समझ लो यार। 1 टन है, 1 मिलियन बैरल का मतलब 1 टन है। 1 टन होता तो नहीं, टन तो 40 किलो। तो 1 मिलियन बैरल एक यूनिट है। तो 250 मिलियन बैरल का मतलब है बस 250 मिलियन बैरल आपने निकाले हैं। 1 मिलियन बैरल पे 10,000 का खर्चा आएगा, तो 250 को 10,000 से ज़रब दे दो। कितना जवाब आ जाएगा? कितना? 2500,000 श्योर? ओके, आगे चलें। ईयर एंड है 30 सितंबर 14। एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल द ड्रिलिंग इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ इट्स 5-year लाइसेंस। 5 साल के बाद हमने इसको डिसमेंटल भी करना है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 30 मिलियन। याद रखिएगा
डी इंस्टॉलेशन की लायबिलिटी ना एसेट की कॉस्ट में तब ऐड होती है जब कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो। डी कमीशनिंग की लायबिलिटी एसेट की कॉस्ट में तब ऐड होती है जब कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो, वरना हम प्लांट लगाया छोड़ के भी चले जाते हैं मुल्कों में। दिस हैज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन ऑन 30 सितंबर 2018। 30 सितंबर 2018, 5 साल पूरे हो जाएंगे ना, ये कम अक्टूबर 13 से गिनना शुरू करें, 5 साल पूरे हो जाएंगे, 14, 15, 16, 17, 18। इसका मतलब है ये फ्यूचर वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है। एक्स लिमिटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8% पर एनम। एक्स लिमिटेड की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% पर एनम है। यहां पे रुक जाए जरा, आगे ना पढ़ें, नीचे आए। व्हाट इज द टोटल प्रोविजन एक्सट्रैक्शन प्लस डिसमेंटलिंग। ऑयल एक्सट्रैक्शन की वजह से जो गन फैला और डिसमेंटलिंग की वजह से, दोनों को अलग अलग बताओ। डेट वुड बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एट 30 सितंबर 14। अब अगर टाइम जाया करना था आपने, तो फिर आपने क्या करना था, अपने जहन में एक स्केच सा बनाना था। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, प्रोविजन। एसेट की कॉस्ट तो गिवन नहीं थी, तो यकम अक्टूबर 13 और फिर 30 सितंबर 14। यकम अक्टूबर 13 को आपने 30 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू 1.08 के एतबार से रेज टू, पर सोल्यूशन में किस तरह हुआ है वो छोड़ें, सोल्यूशन में शायद थोड़ी कंफ्यूजन आई हो देख के, तो इसलिए मैं आसान करके कर रहा हूं। रेज टू पावर -5 कितना आ गया, 20.41। ठीक है जी। इसके बाद अब आपने बीवी निकालनी है 30/9/14 को, ये तो कॉस्ट में ऐड हो जाना है, लेकिन हमें कॉस्ट एसेट की अवेलेबल नहीं है, तो 30 × 1.08 रेज टू पावर -4, that comes to 22.05. No need to calculate interest, please don't tell me interest. 22.05। अब सवाल क्या है, सवाल देखो 30 सितंबर 14 को लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्ड होनी है। 30 सितंबर 14 को तो ये वाली लाइबिलिटी होनी है। अब मैं अगर बात करूं तो ये 25 लाख हो गया ऑयल एक्सट्रैक्शन की वजह से, और ये 22050000 इसी तरह बनेगा ना, 22050000, ये हो गया डिसमेंटलिंग की वजह से। जीरो नहीं आएगा, कितना 22050000। ओके, तो ये हमारी जो है वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट की लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी। क्लियर? ये 30 मिलियन है ना यार, तो 30 मिलियन है ना, देखो इधर 30 मिलियन, तो 30 मिलियन है ना, तो ये देखो इधर, ये देखो 30 मिलियन को आप कैसे लिखते हो, 30 मिलियन, अब 22.05 मिलियन है ना, तो मेरे ख्याल से ये फिर ऐसे बनेगा 22, तो यही मैं लिख रहा था। क्लियर जी? अब आप इनको जो है वो जमा कर लेंगे, ये आपकी डिसमेंटलिंग की कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो उसने क्या कहा हुआ था, उसने ये कहा हुआ था कि 30 सितंबर 14 पे खड़े होके हमने डिसमेंटलिंग निकालनी है। तो यार 30 सितंबर 14 पे खड़े होके, अगर आप देखो 30 सितंबर 14 पे खड़े होके, 30 सितंबर 14 पे खड़े होके दो पास्ट इवेंट आपने मुझे बताने हैं, दो पास्ट इवेंट। 30 सितंबर 14 पे खड़े होके पहला पास्ट इवेंट है, आप जो है वो 250 मिलियन, कितना है 250 पर मिलियन बैरल जो है, 250 मिलियन बैरल आप जो है ऑयल निकाल चुके हो। एक पास्ट इवेंट ये है, उसकी लाइबिलिटी आ गई 25 लाख। और एक पास्ट इवेंट है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, उसकी लाइबिलिटी
इस दिन 20.41 है और उसकी लायबिलिटी इस दिन 22.05 है, क्योंकि हम डिसमेंटलिंग के करीब हो गए हैं। तो ये 22.05 और ऊपर जो 25 लाख था वो जमा करना था। अच्छा, सॉल्यूशन में आए। जी जी जी, मैं उसी की तरफ आने लगा हूं। चलो उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। यार ये जो होता है ना, ये जरा कैलकुलेटर पे खाली निकालो। 30 into 1.08 रेज़ टू पावर -5, लेकिन 30 मत लिखना, 1.08 रेज़ टू पावर -5। ये जवाब आ गया 0.68, ये जवाब आ गया 0.68। असल में ना कभी कभी पेपर में ऐसा हो सकता है कि डिस्काउंट रेट देने के बजाय डिस्काउंट फैक्टर दे दे। एक्चुअली इसने क्या किया है, इसने किया 1.08 रेज़ टू पावर -5, तो आप फन्ने खां बनोगे, मुझे पता है आपको निकालना आता है, लेकिन अगर 30 को 0.68 से भी मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इसलिए इसने जो है वो 0.68 दिया हुआ है। एक्चुअली 0.68 क्या है? 0.68 है 1.08, यानी 8% का कोई बंदा 5 साल पे डिस्काउंट करे तो कैलकुलेटर जवाब देगा 0.68। ये वो वाला 0.68। अब पढ़ लो दोबारा। दिस इज एस्टिमेटेड, देखो दिस हैज बीन एस्टिमेटेड, this has an estimated cost of 30 million on 30 September 18. X limited cost of capital is 8% per annum and ₹1 has a present value of 68 paisa in 5-year time. तो ₹1 has a present value of 68 पैसा, यानी कि हमारा तो ₹1 है ही नहीं, हमारे तो ₹30 मिलियन है। लेकिन अगर ₹1 होता, इधर ₹1 होता, तो उसको फिर आपने 0.68 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देना था। लेकिन अब 30 मिलियन रुपीस है, तो उसको आप 0.68 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये डिस्काउंट फैक्टर को खुद ही निकाल के दे रहा है आपको। लेकिन एक मजे की बात कहूं, ये 0.68 तो सोल्यूशन में मेरे ख्याल से अगर हम थोड़े से अक्लमंद हो गए ना तो यूज ही नहीं करना था। हमें लाइबिलिटी चाहिए ही इस डेट की थी, रिक्वायरमेंट की, तो 0.68 यूज किए बगैर ही काम चल जाना था, क्योंकि हमें रेज़ टू पावर -4 चाहिए था। अगर ये होता तो कहता ₹1 की 4 साल बाद प्रेजेंट वैल्यू ये है। ये जरा निकाल के देखो 1.08 रेज़ टू पावर -4, 0.73। ये वाली हमें देता ना तो फौरन फिर हमने 30 से 0.73 मल्टीप्लाई कर सकते। तो ये वाली उसने हमें दी नहीं, उसने ये वाली किसी काम की नहीं थी, क्योंकि हमें डिसमेंटलिंग साल के एंड पे चाहिए। 8% ना बताए तो फिर फैक्टर दे दे तो उससे मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, फिर वो देता, फिर वो देगा, देगा। डिस्कशन फिर बाद में कर लेंगे, छोड़े परे, एग्जाम लेवल से डिस्कशन में कर दी, वो देगा। ओके, तो अब सॉल्यूशन में आए आप। सॉल्यूशन में आप सब कुछ काट दें, ये वर्किंग वगैरह और सब कुछ ये भी काट दें। तो ये आपके सामने अब सॉल्यूशन बन गया। ऑयल एक्सट्रैक्शन की वजह से 2.5 और देखो 30 into 1.08 रेज़ टू पावर -4, क्योंकि मुझे लायबिलिटी चाहिए 30 सितंबर 14 पे खड़े होके, मुझे 30 सितंबर 14 पे खड़े होकर लायबिलिटी चाहिए। अच्छा, एक मिलता जुलता एमसीक्यू है। किताब के पेज 298 पे आइएगा। इतनी लंबी जंप, कंसोलिडेशन, किताब के पेज 298 पे। एमसीक्यू नंबर 5, सनशाइन एक्वायर्ड 80%, जल्दी करें, व्हाइट बोर्ड पे देख लें। सनशाइन एक्वायर्ड 80% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ सनफ्लावर ऑन यकम जनवरी 11। पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन वाज ₹200 million टू बी पेड ऑन यकम जनवरी 14। साल गिनो दरमियान में कितने?
डिसमेंटल नहीं होना 3 साल बाद। मजदूरों को पैसे नहीं देने, सऊदी किंग को पैसे देने हैं। सिंपल है यार, यकम जनवरी 11 के बाद यकम जनवरी 12, यकम जनवरी 13, यकम जनवरी 14, 3 साल। या इस तरह भी गिनने का एक तरीका होता है, पूरा 11, पूरा 12, पूरा 13, बस। तो 3 साल बाद डिसमेंटल नहीं होना, 3 साल बाद हमने सऊदी किंग को पैसे देने हैं। द एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 10%। What will be the deferred consideration at 31 दिसंबर 12? 31 दिसंबर 12 को डेफर्ड कंसिडरेशन का बैलेंस कितना होगा? या डेफर्ड कंसिडरेशन की जगह लिख लो बिल्कुल प्रोविजन की तरह, बिल्कुल प्रोविजन की तरह। 31/12 में देखो ट्रांजैक्शन की नेचर समझो, उधर हमने मजदूरों को देने हैं 12, 13, 15 साल बाद पैसे। या जो मैं पिछला सवाल करके आया हूं 6 साल बाद मजदूरों को पैसे देने हैं, 6 साल था 5 साल बाद, और इधर हमने 3 साल बाद सऊदी किंग को पैसे देने हैं। तो इधर बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इधर देखना जरा, इधर आपको कोई ज्यादा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, 2 कॉलम, डेट और प्रोविजन, ठीक है। यकम जनवरी 11 देखते जाओ, इधर देखो ऊपर यकम जनवरी 11, ओके। 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 12 पे खड़े होके हमसे प्रोविजन का बैलेंस मांग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इधर खड़ा हूं तो मुझे 200 को डिस्काउंट करना है रेस टू पावर -3, डिसाइड हो गया। अगर इधर खड़ा हूं मैंने 200 को डिस्काउंट करना है रेस टू पावर माइनस, और अगर इधर खड़ा हूं तो मैंने 200 को डिस्काउंट करना है रेस टू पावर -1 पे, क्योंकि बिल्कुल अब 1 साल रह गया डिसमेंटलिंग में। तो मेरे ख्याल से जो मैंने सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन उसमें सिर्फ ये वाली लाइन लिखी हुई है मैंने, बस, बाकी जरूरी नहीं है। तो प्रोविजन का बैलेंस पूछ रहा है, अब होगा क्या, इस दिन का बैलेंस निकल आएगा, बैलेंसिंग इंटरेस्ट निकल आएगा, बैलेंसिंग इंटरेस्ट निकल आएगा, ठीक है जी। इधर इंटरेस्ट बैलेंसिंग आ जाएगा, इधर भी इंटरेस्ट बैलेंसिंग आ जाएगा, इधर भी इंटरेस्ट बैलेंसिंग, इधर भी इंटरेस्ट बैलेंसिंग। ये तरह बैलेंस बता दो, 200 into 1.1 रेज़ टू पावर -1, 181 पॉइंट जो भी आ गया 181। तो ये प्रोविजन का बैलेंस है, ये जो ऑप्शन डी हमारी टिक होगी। क्लियर? तो अच्छा, इसकी एंट्रीज आपको याद है? ये 200 into 1.1 रेज़ टू पावर -3 बताओ क्या आ रहा है? 200 into 1.1 रेज़ टू पावर -3 जी जल्दी बताएं। 150। अच्छा, 200 into 1.1 रेज़ टू पावर -2 165। ये 15 आ गया इंटरेस्ट, और इधर इंटरेस्ट कितना आया? 16 आ गया ना। इसकी एंट्रीज याद है? इन्वेस्टमेंट डेबिट, डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस सीआरई में डेबिट, डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अगर ये डिसमेंटलिंग होती, एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, तो वही एंट्री, इन्वेस्टमेंट डेबिट, डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, पेएबल क्रेडिट। और ये ग्रो करते करते 200 रुपए पे चली जाएगी आखिरी साल, जब हमने सऊदी किंग को पेमेंट करनी होगी। और पता है आखिरी साल तरीका क्या होता है? आखिरी साल जब आपने उसको 31/12/13 या यकम जनवरी 14 को आपने उसे पेमेंट करनी है, तो तरीका ये होता है कि 200 into 1.1 रेज़ टू पावर -0 कर दो। आखिरी साल के बिल्कुल एंड पे खड़े हो, ताकि 200 ही जवाब आ जाए। अब बैलेंसिंग क्या आ गया? इंटरेस्ट सारा कितना? 90। तो ये तरीका होता है, समझ आई बात की? तो इट इज हाउ वी एंजॉयड इट, बट येलो वाला सिर्फ आपके लिए रेलेवेंट है, बाकी आपने रिवीजन के लिए नोट करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ऑब्वियसली इसको नोट करने का टाइम नहीं दे सकता, मैं नहीं इतना टाइम अफोर्ड कर सकता इधर। अब तो किसी भी दिन खड़े होके यार प्रोविजन का बैलेंस निकालना है ना, तो अब उसका शॉर्टकट सुनो। किसी भी दिन खड़े होके प्रोविजन का बैलेंस निकालना है ना, उसका शॉर्टकट सुनो। उसका शॉर्टकट ये है
कि 1 जनवरी 14 को हमने डिसमेंटलिंग करवानी है या पेमेंट करनी है, और 31/12/12 पे खड़े होके हमसे बैलेंस पूछ रहा है, तो 1 साल रह गया, 1 साल रह गया। इसलिए मैंने रेज टू पावर -1 लिखा है, क्योंकि इतना डिटेल में तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो मुझे बताएं, हमने सऊदी किंग को पेमेंट कब करनी है या हमने प्लांट डिसमेंटल कब करना है? 1 जनवरी 14 को। तो 1 जनवरी 14 को अगर मैंने प्लांट डिसमेंटल करना है, तो मेरे से लायबिलिटी का बैलेंस किस दिन मांगा है? 31/12/12 की रात को मांगा है। तो अब तो बड़ा अरसा गुजर चुका है, तो मैं देख लेता हूं कि 31/12/12 की रात को खड़े होकर कितने साल रह गए हैं पेमेंट में। कितने साल? 31/12/12 को खड़े होकर 1 जनवरी 14 को पेमेंट होनी है, तो कितने साल रह गए हैं पेमेंट में? 1 साल। इसलिए मैंने रेज टू पावर क्या कर दिया? -1। बहरहाल ये तफसील है, समवन वांट टू नोट इट डाउन और टेक अ पिक्चर। हमारे सवाल की ये रिक्वायरमेंट थी।